Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 23rd and 24th of July 2021। तो 23 और 24 जुलाई का जो छूटा हुआ करंट अफेयर्स है वो मैं आज आपको कंप्लीट करा देता हूँ। इसके पहले मैंने 25th का वीडियो भी बना दिया है ना। 25th ऑफ जुलाई का वीडियो भी बना दिया है। 23rd एंड 24th का वीडियो मैं एक साथ आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट बता देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट आए थे प्लस एडिटोरियल्स, ठीक है ना। पहले आने से पहले हम आप आज के सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति इज अ सब स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स। इनमें से कौन सी स्कीम की सब स्कीम है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। तो ये पीआईबी की न्यूज थी। लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। दूसरा क्वेश्चन है, एटिको पक्का टॉयज। एटिको पक्का टॉयज which were in news recently belong to which of the following regions। कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं एथिको पक्का टॉयज, ठीक है ना। ऑप्शंस आपके सामने है, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी आंध्र प्रदेश। AP will be the correct answer for this. I hope you got clarity regarding that. अगला सवाल है, हरेला फेस्टिवल। हरेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हरेला फेस्टिवल इज बेसिकली सेलिब्रेटेड इन आपका उत्तराखंड वाला रीजन। तो याद रखिएगा कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं, उत्तराखंड वाले रीजन में सेलिब्रेट होता है। तो these are the 3 questions and answers for today. I hope you got clarity regarding them. Prelims specific news items में आते हैं। पहली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, एनालिसिस बाय एनजीओ रिवील्स माइक्रोप्लास्टिक्स इन गंगा। तो अभी रिसेंटली एक एनालिसिस किया गया है एनजीओ के द्वारा, जिसने कि ये बताया कि माइक्रोप्लास्टिक्स यानी कि बहुत छोटी साइज के जो प्लास्टिक्स हैं, माइक्रो लेवल के जो प्लास्टिक्स हैं, वो आपके कहाँ मिले हैं, गंगा में मिले, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़, तो अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या है, तो माइक्रोप्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं, याद रखिएगा, which range from the size of 1 micrometer to the range of 5 मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 मिलीमीटर तक की रेंज के जो होते हैं वो माइक्रोप्लास्टिक्स कहलाते हैं। एंड दे आर इनसॉल्युबल इन water। याद रखिए, they're insoluble in water. These are the facts which are regarding this microplastics. Who conducted this study? इस study का नाम था quantitative analysis of microplastics along river Ganga, and it was released by a Delhi based NGO. Delhi based NGO है Toxics Link। याद रखिएगा, the name of the NGO is Toxics Link, and this has released this report, and this it was carried out in collaboration with National Institute of Oceanography। तो कोलैबोरेशन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी भी था, याद रखिएगा। एंड इट टुक द सैंपल्स ऑफ हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी अलोंग द रिवर गंगा। तो यहाँ के सैंपल्स लिए गए थे, याद रखिएगा। एंड इस एनालिसिस में ये पता चला है कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं वो गंगा में है। तो गंगा इज हैविली पॉल्यूटेड, स्पेशली जो 3 सिटीज हैं, वाराणसी, हरिद्वार और कानपुर वाला जो स्ट्रेच है, वहां पे काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है। What are the reasons? This might be due to the cumulative downstream pollution as well as industrial and human activities। तो ऑब्वियस सी बात है, गंगा आप सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा डाउनस्ट्रीम पोल्यूशन भी होता है। लेदर इंडस्ट्रीज बहुत सारी, कानपुर के स्पेशली कानपुर के पास लेदर इंडस्ट्री, लेदर टैनिंग का काम होता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ से पोल्यूशन आता है। वाराणसी वाला रीजन आप सबको पता होगा कि लोग नहाने जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अलग अलग रीजंस हैं। एंड लास्ट आपका जो हरिद्वार का स्ट्रेच है, अगेन दैट सेम रीजन, इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज, दीज आर द रीजंस फॉर दैट, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। माइक्रोप्लास्टिक्स मैंने आपको बता दिया। क्या बताया माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में कि दे बिलोंग टू द रेंज ऑफ, टू द साइज ऑफ 1 माइक्रोमीटर टू 5 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर टू 5 मिलीमीटर, एंड दे आर नॉन सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। एंड सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है? दे आर मेजर सोर्स ऑफ मैरीन पॉल्यूशन। याद रखिएगा, गंगा में होने वाले मैरीन पॉल्यूशन का बहुत बड़ा एक सोर्स आप बोल सकते हैं दिस प्लास्टिक पॉल्यूशन और माइक्रोप्लास्टिक्स आर दैट, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरी जो न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि 23 और 24 के हिसाब से आपको जानना जरूरी है, यूपीएससी के हिसाब से आपको जानना जरूरी, वो है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, व्हाट इज दिस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट? एक्चुअली इट्स अ प्रोजेक्ट बिटवीन योर जर्मनी एंड रशिया। याद रखिएगा, ये किन 2 मेन पॉइंट्स के बीच में? जर्मनी टू रशिया है, रशिया टू जर्मनी, और बीच में आपका ये
पास होता है बाल्टिक सी वाले रीजन से। ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है ये बाल्टिक वाले रीजन से पास होता है। एंड यूएसए वाज द कंट्री विच इम्पोज सैंक्शंस टू प्रिवेंट द कंप्लीशन ऑफ दिस मेजर न्यू गैस पाइपलाइन। ये गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम जो है इट्स अ गैस पाइपलाइन between two countries, that is your Russia and Germany। रशिया एंड जर्मनी, दीज आर द टू मेन कंट्रीज जो कि इससे जुड़े हुए हैं नॉर्ड प्रोग्राम से। नॉर्ड स्ट्रीम 2 आप देख सकते हैं, इट्स अ सिस्टम ऑफ ऑफशोर नेचुरल गैस पाइपलाइन रनिंग अंडर द बाल्टिक सी। मैप में फिर से एक बार देख लीजिए, मैप आप देख सकते हैं, ये आपका जर्मनी का ग्रीफ्सवाल्ड वाला रीजन है, ग्रीफ्सवाल्ड जर्मनी का है। एंड रशिया का यहाँ पे आपको वाइबॉर्ग रीजन दिख रहा होगा, वाइबॉर्ग रीजन। और आपका ये जो नॉर्ड स्ट्रीम है ये आपका ये बाल्टिक सी से पास हो रहा है, दिस इज द बाल्टिक सी वाला रीजन। तो यहाँ से ये पास हो रहा है एंड इट इंक्लूड्स एक्टिव पाइपलाइंस रनिंग फ्रॉम वाइबॉर्ग टू ल्यूब्मिन नियर ग्रीफ्सवाल्ड मैंने आपको बताया था जर्मनी में है, एंड वाइबॉर्ग जो है वो आपका रशिया में। तो R2G याद रखेगा, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट 1222 किलोमीटर इन लेंथ, 1222 किलोमीटर लेंथ की ये नॉर्ड स्ट्रीम है। नॉर्ड स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। ये सारी जो नोट्स आप देख रहे हैं ना, ये हम डेली प्रोवाइड करते हैं अपने जो डेली करंट अफेयर्स के होल्डर्स हैं उनको ये मिलता है। डेली करंट अफेयर्स का जिन्होंने प्लान लिया होगा, नोट्स वाला प्लान लिया होगा, उनको ये मिलता है, बाकी वीडियो सबको मिलते हैं, ठीक है ना। अब ये पाइपलाइन कंट्रोवर्शियल क्यों थी? बिकॉज सिंस इट वाज प्लान्ड, नॉर्ड स्ट्रीम 2 हैज ड्रॉन क्रिटिसिज्म फ्रॉम द यूएस। क्रिटिसिज्म फ्रॉम द यूएस मिला हुआ है ऑलरेडी, इसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है। एंड विच बिलीव्ड दैट द प्रोजेक्ट वुड इंक्रीज द यूरोप्स डिपेंडेंस ऑन रशिया। तो इसका ऐसा मानना था, यूएसए का ऐसा मानना था कि ये जो इट विल इंक्रीज यूरोप्स डिपेंडेंस ऑन रशिया। और अमेरिका यूएस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यूरोप का जो डिपेंडेंस है वो रशिया से बढ़े, यूरोप और रशिया करीब आए, ऐसा यूएसए ऑब्वियस सी बात है नहीं चाहेगा, है ना। EU जो कंट्रीज हैं करेंटली 40% अपनी गैस नीड्स के लिए रशिया पे डिपेंडेंट है, याद रखिएगा, अपनी 40% गैस नीड्स के लिए EU जो है वो रशिया पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। एंड यूक्रेन भी काफी डरा हुआ था अनदर इन्वेजन बाय रशिया वंस द न्यू पाइपलाइन इज ऑपरेशनल। तो एक ये रीजन भी था कि यूक्रेन जो है, ऑलरेडी आपको पता होगा कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया था, है ना, फॉर द पोर्ट ऑफ क्रीमिया के लिए। तो फिर से ये डरा हुआ एक्चुअली क्यों है? क्योंकि यूक्रेन को लगता है कहीं ऐसा ना हो भैया कि फिर से ये नॉर्ड टू स्ट्रीम कंप्लीट हो, ये हमारे ऊपर अटैक कर दें। अगली जो न्यूज़ है वो PIB की न्यूज़ है, PIB में आई थी ये। तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति क्या एक्चुअली में, इट्स अ प्रोग्राम जो कि सब स्कीम है अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना। तो आज के क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, परंपरागत कृषि विकास योजना विच इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आपको पता होना चाहिए परंपरागत कृषि विकास योजना इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है ना। एंड परंपरागत कृषि विकास योजना जो है ये PKVY इसको बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि सिंथेटिक जो केमिकल्स हैं और जो ये सब है सिंथेटिक केमिकल्स को रिमूव करना, मतलब कि खेती से, एग्रीकल्चर से पूरी तरीके से जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, सिंथेटिक केमिकल्स उनको रिमूव करना और पूरी तरीके से बायोमास, रिसाइक्लिंग, इन सब का यूज करना बेसिकली आपका परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। एंड परंपरागत कृषि विकास योजना एक सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। एंड फार्मर की इनकम बढ़ाना भी इसका एम है। एंड मार्केट ट्रेडर्स एंड मार्केट्स के भी पोटेंशियल को बढ़ाना इनका एम है, याद रखिएगा, है ना, याद रखिए, दिस इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 50 or more farmers will form a cluster having 50 acres land to take up the organic farming under this scheme। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत, मतलब ये भारतीय जो ये वाली कृषि पद्धति है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत जो 50 या 50 से ज़्यादा फार्मर्स, 50 और 50+ फार्मर्स जो रहेंगे, दे विल फॉर्म अ क्लस्टर एंड देन दे विल टेक लैंड अप टू 50 acres लैंड जिसमें रहेगा, उसको ये क्या करेंगे,
ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत ले जाएंगे। कोशिश की जाएगी लगभग कि 3 साल में 10,000 से ज़्यादा क्लस्टर्स बन जाए, है ना, एंड दैट विल बी वेरी गुड। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोडक्शन प्रमोशन मिलेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोडक्ट प्रमोशन मिलेगा, एंड परंपरागत कृषि विकास योजना भी लागू हो जाएगी एक तरीके से। इंडिया इज अ टफ प्लेस फॉर बिजनेस। अब यूएस की एक रिपोर्ट आई है, यूएस की रिपोर्ट का नाम क्या है, 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडिया, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट नाम की रिपोर्ट आई है यूएसए के द्वारा, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है दैट्स अ वेरी टफ प्लेस फॉर डूइंग बिजनेस, इंडिया इज अ टफ प्लेस फॉर डूइंग बिजनेस। अब इन्होंने क्या रीजंस बताए हैं, पहला इन्होंने बोला है कि the new protectionist measures increased tariffs, procurement rules, limit competitive choices। उनका कहना है कि इंडिया जो है अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अपना लिए हैं, और दूसरा उन्होंने बोला है कि डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम रहे। डेटा लोकलाइजेशन आप सबको पता होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि जितने भी कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनको एक डेटा लोकल बनाना पड़ेगा, डेटा सर्वर पे, लोकल सर्वर पे डेटा रखना पड़ेगा। तीसरा जो एक इशू रहा वो ये रहा कि एविएशन और जो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई के रूल्स हैं, दे आर डिस्क्रिमिनेटरी, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है। इक्वलाइजेशन लेवी, मतलब अलग से इंडिया ने क्या किया, एक टैक्स लगाया हुआ है ना उनके डिजिटल जो पेमेंट उसमें है, डिजिटल जो गेटवेज हैं जैसे गूगल एंड ऑल, इन सब के ऊपर क्या किया है, इक्वलाइजेशन लेवी लगाया हुआ है यूएस कंपनीज के ऊपर। तो यूएसए इस चीज़ से भी परेशान है, कह रहा है कि भैया आप क्यों इक्वलाइजेशन लेवी बार बार लगा देते हो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना। प्लस यूएसए का एक और कारण है इस रिपोर्ट में, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल रिस्क। अब एक्चुअली मैं आपको ये जो पॉइंट दे रहा हूँ ना, आप बहुत आसानी से इन पॉइंट्स को मेंस में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कल को अगर क्वेश्चन आता है कि क्या क्या पॉइंट्स है जिन कारण से इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, या व्हाट आर द रीजंस व्हाई इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट कमिंग टू इंडिया, यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर फॉर दैट फ्रॉम यूजिंग दीज पॉइंट्स। तो चलो आप एक काम करो, पॉइंट्स मैंने आपको एज इट इज बता दिए हैं, आप यही काम करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर लिखे कि वाई आर इन्वेस्टमेंट्स नॉट कमिंग इन इंडिया एंड व्हाट शुड इंडिया डू टू ओवरकम दिस चैलेंज, अगली जो न्यूज है वो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, CTR, याद रखिएगा, जल शक्ति अभियान का कैच द रेन कैंपेन। अब कैच द रेन कैंपेन जो है वो लॉन्च हुआ था 22 मार्च 2021 को, 22 मार्च 2021 को ये चीज आती है ऑन द वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर वर्ल्ड अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे होता है 22 मई को, याद रखिएगा 22 मई को होता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, एंड 5 जून को होता है एनवायरमेंट डे, ठीक है ना। इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा इसका कैच द रेन का, इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल वाटर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नेशनल वाटर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको इंप्लीमेंट करेगी। एंड दिस इज बेसिकली फॉर स्टोरिंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीके से एक प्रोग्राम है ये। एंड इसके अलावा सही फसल कैंपेन भी है, सही फसल कैंपेन इज लॉन्च्ड अगेन बाय नेशनल वाटर मिशन, काफी इंपॉर्टेंट है। सही फसल कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय नेशनल वाटर मिशन विच नजेस द फार्मर्स टू फेवर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स विच कंज्यूम लेस वाटर, मतलब कि ऐसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लगाने की जरूरत है जो कि कम पानी का उपयोग करें, दैट इज द सही फसल प्रोग्राम। इसके अलावा अमृत, आप सबको पता होगा, अमृत योजना भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसमें वाटर सप्लाई, सीवेज, सेप्टेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस, ये सब बनाए जाएंगे जो कि वाटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन, हर घर जल जो है दैट इज अगेन बेसिकली कि जितने भी घर हैं इंक्लूडिंग ट्राइबल एरियाज, ऑल द रूरल हाउस होल्ड, मतलब कि रूरल हाउस होल्ड्स प्लस ट्राइबल हाउस होल्ड्स तक 2024 तक टैप वाटर कनेक्शन हो जाना चाहिए। 2024 तक जितने भी ट्राइबल हाउसेस हैं, जितने भी आपके ये इस तरीके के कहना चाहिए रूरल एरियाज हैं, वहां 2024 तक टैप वाटर कनेक्शन होने की जरूरत है, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट की फॉर ग्वालियर एंड ओरछा। तो यूनेस्को ने सेलेक्ट किया है ग्वालियर एंड ओरछा सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश अंडर इट्स हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। याद रखिएगा यूनेस्को के कौन से प्रोजेक्ट, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंतर्गत, यूनेस्को के कौन से प्रोग्राम, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्वालियर और ओरछा सिटी को, ग्वालियर और ओरछा को इंक्लूड किया गया है,
ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब द हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, 2011 में स्टार्ट हुआ था। एंड दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली फॉर द इंक्लूसिव एंड वेल प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ फास्ट ग्रोइंग हिस्टोरिकल सिटीज, मतलब फास्ट ग्रोइंग हिस्टोरिकल सिटीज के वेल प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था, हिस्टोरिकल अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ग्वालियर एंड ओरछा को किसके अंदर रखा गया है, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही रखा गया है। दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली जो न्यूज है वो देख लेते हैं, आदर्श स्मारक स्कीम। आदर्श स्मारक स्कीम क्या है, अब पहले एक फैक्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा, 6 सिटीज ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया की 6 सिटीज हैं, जिसमें अजमेर हो गया, वाराणसी हो गया इंडिया की तरफ से, विच आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, अजमेर और वाराणसी। अब ओरछा और ग्वालियर 2 और इंक्लूड किए गए हैं एज द 7th and 8th सिटी, तो ये 7th and 8th सिटी के रूप में ओरछा और ग्वालियर को इंक्लूड किया गया अंडर दिस। आदर्श स्मारक स्कीम जो है वो क्या है, आदर्श स्मारक स्कीम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम है। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2014 में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम है आदर्श स्मारक स्कीम। आदर्श स्मारक स्कीम 2014 की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम है। एंड दिस इज आदर्श स्मारक इज फॉर प्रोवाइडिंग विजिटर एमिनिटीज स्पेशली फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड बिसाइड्स क्लीननेस, ड्रिंकिंग वाटर एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर्स। तो एक तरीके से कहना चाहिए कि जितने भी स्मारक्स हैं उसमें एकदम वर्ल्ड क्लास टॉप फैसिलिटी होनी चाहिए, वाईफाई से लेके गार्बेज डिस्पोजल तक, एंड गार्बेज डिस्पोजल से सोविनियर शॉप तक, कैफेटेरिया सेंटर सब निर्माण करने के लिए ये लाया गया है, ठीक है ना। एंड बहुत सारे एम है इसके, ऑब्वियस सी बात है, ऑडियो वीडियो सेंटर्स को इंटरप्रेट करना, प्रोवाइड करना, वेस्ट मास्टर को ऑर्गेनाइज करना, और आपका विजिटर फ्रेंडली बनाना, स्वच्छ भारत अभियान का इम्प्लीमेंटेशन, और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना, डिफरेंटली एबल्ड बनाना, है ना, डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली बनाना, ये सारे एम्स इसके अंतर्गत आते हैं बेसिकली, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, याद रखिएगा, टूरिज्म मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद कल्चर मिनिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा टूरिज्म अलॉन्ग विद कल्चरल, एंड इसके साथ साथ आपका और क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगली न्यूज है रेयर डिसीजेस पॉलिसी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को दैट नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस has been finalized and it has been put in public domain। तो इसको फाइनलाइज कर लिया गया है। रेयर डिसीजेस 2021 की जो पॉलिसी है, इट एम्स एट लोअरिंग द इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस ऑफ रेयर डिसीजेस बेस्ड ऑन एन इंटीग्रेटेड एंड कम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिंग स्ट्रैटेजी। तो याद रखिएगा, ऑब्वियस सी बात है, रेयर डिसीज पॉलिसी है तो रेयर डिसीजेस को कम करना, खत्म करना, यही एम उसका होगा इसका। सबसे पहली बात, किस तरीके से कम करेंगे या खत्म करेंगे, तो इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज है, जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन, प्री मैरिटल पोस्ट मैरिटल, प्री कंसेप्शन पोस्ट कंसेप्शन स्क्रीनिंग, counseling programs to provide birth of children with rare diseases, to prevent the birth of children with rare diseases, enable access to affordable health care to patients of rare diseases, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, तो रेयर डिसीजेस पॉलिसी को 3 ग्रुप में कवर किया गया है। रेयर डिसीज पॉलिसी ग्रुप 1 है डिसऑर्डर्स विच आर अमेनेबल टू वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। सेकेंड है डिसीजेस रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट विद रिलेटिवली लोअर कॉस्ट। एंड ग्रुप 3 जो है दैट इज डिसीजेस फॉर विच डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट चैलेंजेस आर टू मेक ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन फॉर द बेनिफिट, वेरी हाई कॉस्ट एंड लाइफ लॉन्ग थेरेपी। तो 3 तरीके से, एक तो ऐसी ग्रुप है जिसमें एक बार का ट्रीटमेंट और सही हो गया, दूसरा ऐसा ग्रुप जिसमें कि थोड़ा लंबा चला ट्रीटमेंट या हो सकता है लाइफ लॉन्ग भी चल जाए, कॉस्ट थोड़ा कम रहती है लेकिन ट्रीटमेंट की। ग्रुप 3 जो होता है वो सबसे अधिक कॉस्ट होता है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं फॉर ऑप्टिमल सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना, याद रखिएगा। इनिशिएटिव्स क्या किए जाएंगे फॉर द रेयर डिसीज, तो अप टू 20 लाख रुपीज राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम से दिए जाएंगे, शैल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दोज रेयर डिसीजेस बाय रिक्वायरिंग अ वन टाइम ट्रीटमेंट। वन टाइम ट्रीटमेंट के अंतर्गत ग्रुप 1 के अंतर्गत 20 लाख रुपए दिए जाएंगे।
अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि जो इसके बेनिफिशियरीज होंगे 20 लाख के, ये केवल मतलब बीपीएल फैमिलीज नहीं रहेंगी, इसमें 40% लगभग पॉपुलेशन एलिजिबल रहेगी एज पर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आप याद रखेगा। अगला, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन कंसीडर सपोर्टिंग पेशेंट्स ऑफ सच रेयर डिसीजेस दैट केस में बी मैनेज्ड बाय विद स्पेशल डाइट्स और हार्मोनल सप्लीमेंट्स। तो इसमें ऑब्वियसली बात है, स्टेट गवर्नमेंट्स कंसीडर कर सकता है सपोर्ट करना पेशेंट्स को ऑन रेयर फूड ऑन ऑफ रेयर डिसीजेस। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर कर सकता है किसको, सपोर्ट करना ऑफ द पेशेंट्स ऑफ रेयर डिसीजेस, ठीक है ना। एंड फंडिंग मैकेनिज्म भी है, द फंड हैज टू बी यूटिलाइज्ड एंड द ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ द पेशेंट विल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन दिस फंड। तो इस फंड को से पैसा कहाँ जाएगा, ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। आगे देखें तो EV100 कैंपेन, EV100 कैंपेन क्या है, इट्स अ क्लाइमेट ग्रुप कैंपेन, इनिशिएटिव है क्लाइमेट ग्रुप का, इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ क्लाइमेट ग्रुप एंड इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो क्लाइमेट ग्रुप है क्या है, ये इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ग्रुप EV100 बोलते हैं ना, तो EV क्या है, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड दिस कैंपेन इज बेसिकली टू मेक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट द न्यू नॉर्मल बाय 2030। इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV100 जो कैंपेन है ना, वो EV एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए स्टैंड होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड it's basically there for making this electric vehicle normal by 2030। 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल को नॉर्मल करना है, ठीक है ना, याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर फ्लैग्स इन इंडियन आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन आर्मैक्स 21। तो इंडियन आर्मी का एक स्कीइंग एक्सपीडिशन है आर्मैक्स 21 के नाम से। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया है इंडियन आर्मी सिंगल एक्सपीडिशन आर्मैक्स 21 इन न्यू दिल्ली। आर्मैक्स 21 जो है कहाँ पर डाउनलोड किया गया, 21, ठीक है ना, आर्मैक्स 21 बोलते हैं इसको, और इन न्यू दिल्ली पे फ्लैग ऑफ किया गया है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। डिफेंस मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया है आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन, इसका पूरा नाम है आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन, आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन आर्मैक्स 21 एंड इट हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ देयर आर्मैक्स 21। आर्मैक्स 21 क्या है, इट्स आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, याद रखिएगा, इंडियन आर्मी and during the expedition the team covered 1660 km from Karakoram Pass in Ladakh to the Malari in उत्तराखंड। या ये मलारी जगह याद रखना, मलारी कहाँ पर है, दैट इज इन उत्तराखंड। मलारी कहाँ पर, उत्तराखंड में है मलारी, ठीक है ना, मलारी इन उत्तराखंड, दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। काराकोरम पास की बात करें तो पास होता है काराकोरम कहाँ से, इंडिया एंड चाइना के बीच में, इन द काराकोरम रेंजेस, इंडिया चाइना के बीच में काराकोरम रेंजेस में है। एंड दिस पास हैज नो वेजिटेशन और स्नो बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड ऑफ द विंड्स। यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड ऑफ द विंड, याद रखिएगा। अगला जो न्यूज़ है वो है गिग इकोनॉमी को लेकर के। तो गिग इकोनॉमी के बारे में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है कि गिग इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट और अनइनफॉर्मल जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। गिग इकोनॉमी होती क्या है, गिग इकोनॉमी आपको पता है कैरेक्टराइज बाय शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रीलांस वर्क। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांसिंग वर्क आपको याद रखना है कि ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड फ्रीलांसिंग का काम होता है। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्रीलांसिंग का काम होता है। एंड इट ऑफन इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग विद कंज्यूमर्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कंज्यूमर्स के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ता है एंड वर्ल्ड ब्रांच आपको देख रहा है कुल ना के, याद रखेगा, ठीक है ना। द गिग इकोनॉमी इज देयर, गिग इकोनॉमी याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्यूज़ में भी रहा है, यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है ना। गिग इकोनॉमी न्यूज़ में भी रहा है, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो है क्या ये, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांसिंग वर्क, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रीलांसिंग वर्क, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। According to World Bank, about 6% of the world's labor force participation is a part of gig economy। तो वर्ल्ड का लगभग अगर आप बात करें 6% ऑफ द वर्ल्ड फोर्स लेबर इज पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी, है ना, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड आगे मूव करते हैं, नॉर्थ टू स्ट्रीम प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया। अगली जो न्यूज़ है वो है गेट कीपर मॉडल मूटेड टू प्रिवेंट द सुसाइड्स इन प्रिजन। प्रिजन के अंदर सुसाइड्स को रोकने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, याद रखिएगा निमहंस बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज,
उसने इशू किए हैं गाइडलाइंस। काहे के गाइडलाइंस हैं? फॉर द इट हैज़ इशूड द गाइडलाइंस फॉर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। याद रखिएगा, निमहंस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने गाइडलाइंस इशू किए हैं किसके लिए? फॉर मेंटल हेल्थ एंड चैलेंजेस, मेंटल हेल्थ एंड चैलेंजेस के लिए इसने प्रपोज किया, इसी निमहंस ने प्रपोज किया है गेट कीपर मॉडल। तो याद रखिएगा, गेट कीपर मॉडल किसने प्रपोज किया है? गेट कीपर मॉडल प्रपोज किया है एक्चुअली में आपके निमहंस ने। एंड दिस इज टू आइडेंटिफाई प्रिजनर्स एट रिस्क ऑफ सुसाइड एंड सब्सिक्वेंटली रिफर देम टू ट्रीटमेंट और सपोर्टिव सर्विसेज। तो ऐसे प्रिजनर्स को पता लगाएंगे जो सुसाइडल टेंडेंसी रखते हैं या सब्सिक्वेंटली जो सुसाइड कर सकते हैं, एंड फिर ऐसे लोगों को पकड़ के क्या किया जाएगा? उनको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। बैकग्राउंड क्या है इसका? याद रखिएगा, बैकग्राउंड अगर हम देखें तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ऑब्जर्व दैट कोविड-19 वायरस हैज़ पोज्ड यूनिक चैलेंजेस टू द रोड। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस। अच्छा हुआ यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि निमहंस ने इशू की है जो गाइडलाइंस ना, इन्हीं गाइडलाइंस को ही ये बेसिकली गेट कीपर मॉडल बोला जा रहा है। इन्हीं गाइडलाइंस को ही गेट कीपर मॉडल बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भैया जो प्रिजनर हैं, ऐसे प्रिजनर हैं जो कि फांसी लगा सकते हैं, उनको पॉइंट आउट करो, रेगुलरली एसेस करो और करेक्शनल फैसिलिटी में कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स और अरेंज करते रहा करो। और बड़ी सिस्टम प्रिजन्स में बड़ी सिस्टम लेकर के आए जिसमें एक साथ दो प्रिजनर साथ रहेंगे, एक प्रिजनर दूसरे प्रिजनर के बारे में सारी जानकारी देखता रहेगा, ठीक है ना। अगली जो आर्टिकल था वो था काउंटरिंग चाइना मींस मोर रोल ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। ऑथर का ये कहना है कि अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो आपको अपनी नेवी और अपना एयरफोर्स काफ़ी स्ट्रांग, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रखना पड़ेगा। ऐसे में इनका ये कहना है कि वी कैन फेस चाइना बाय गिविंग बिगर रोल्स टू द नेवी एंड एयरफोर्स एंड डाउन साइजिंग द आर्मी बाय 2 लाख मैन। तो इन्होंने कहा कि आर्मी को 2 लाख से कम कर दो, और ऑथर का कहना है, और एयरफोर्स और नेवी को बढ़ा दो। कैसे? अगर हम देखें यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि जो ये रीजन है, जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है अमेरिका का, ये इंडिया का ये पोर्ट वाला रीजन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगता है उधर साइड, और ये है इंडिया वाला रीजन। तो ये देखो आप देख सकते हैं ना, दिस इज इंडिया एंड दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन दैट पार्ट। देन बाबेल मंडेब है आपका, ये 9 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, सुंडा स्ट्रेट है, लिम्बोक स्ट्रेट है, ये आपको सबको याद रखना पड़ेगा। और इसका यहाँ एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मैप है इसमें मोजाम्बिक चैनल यहाँ पर है। ये दीज आर द चोक पॉइंट्स, ये सारी चोक पॉइंट्स हैं जो कि इंडियन ओशन रीजन, अटलांटिक ओशन, अलग अलग ओशंस में आते हैं। चोक पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, बाबे मंडेल हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया, मोजाम्बिक चैनल हो गया, 6 डिग्री चैनल हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, सुंडा स्ट्रेट हो गया, लिम्बो। आगे देखते हैं यहाँ पे जैसे कि और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। स्ट्रेटजी टू काउंटर चाइना। अगर आपको स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए चाइना को अगर काउंटर करना है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि पहले तो आप लेवरेज लो, फायदा लो किसका? क्वाड ग्रुपिंग का। आप भैया क्वाड ग्रुप के मेंबर हो, आप हो अमेरिका के साथ, आप हो ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप हो ऐसी कंट्रीज के साथ जो चाइना को कहीं ना कहीं पीछे कर सकती हैं चाइना के कंपैरिजन में है, तो आप उनको लेवरेज करो, उनका फ़ायदा उठाओ एंड रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन नेट बनाओ इन कंट्रीज के साथ यार जो भी हैं। एंड ये जो कॉमन रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन सेंटर जो रहेगा वो पोर्ट ब्लेयर में बना लो, ठीक है ना, ऐसा उनका कहना है। फिर क्वाड एयरक्राफ्ट कैन गेन इंफॉर्मेशन डोमिनेंस ओवर द इंडो पैसिफिक टू मॉनिटर द ऑल पैन इंडिया मूवमेंट्स। तो पैन याद रखिएगा, पैन इंडिया मूवमेंट जो है आपका, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि एक तरीके से आपको अगर उनको काउंटर करना है तो पैन इंडिया लेवल पे आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, न केवल दूसरी कंट्री जैसे यूएसए का हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि क्वाड ग्रुपिंग की मदद आप ले रहे हो, दूसरा आपको अपने भी अपनी आर्मी, अपने जो फोर्सेस हैं उनको भी, उनके लिए भी प्लान बनाना पड़ेगा। उनको भी आपको ज्योग्राफिकली इन सब रीजन्स पे जीत दिलाना कैसे है, इन सब रीजन्स के ऊपर कैसे पावर मेंटेन करके रखे ये बताना पड़ेगा, ठीक है ना। देन टर्न द कार निकोबार इनटू एन एयरफेस। इनका कहना है कि कार निकोबार को एयर बेस में कन्वर्ट कर दें। एंड कोलैबोरेटिंग विद ओमान, इंडिया कैन निगोशिएट विद ओमान फॉर द यूज ऑफ ओल्ड रैफ एयर बेस एट मसीरा टू डोमिनेट द गल्फ ऑफ होमरूज। तो गल्फ ऑफ होमरूज को अगर कोलैबोरेट करना है तो गल्फ ऑफ नॉट गल्फ ऑफ हॉर्मुज, ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज वाले रीजन में तो कोलैबोरेट कर सकते हैं ओमान के साथ
एंड वहाँ पे ही आपको पता है चाइनीज़ जिबूती बेस है, तो उसको थ्रेटन किया जा सकता है। आगे अगर देखें कि एयरफोर्स और नेवी को क्यों ज़्यादा अच्छा रोल मिलना चाहिए, तो उनका ये कहना है कि भैया ज्योग्राफी जो है ना ये चाइना के बॉर्डर वाले रीजन की, वो अच्छी नहीं है। चाहे आप तेलंगाना वाला सॉरी चाहे आप यहाँ पे लद्दाख वाला रीजन देख लो, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश वाला देख लो, इसलिए हमारी ज्योग्राफी अनफेवरेबल रही है। एंड इसके अलावा अगर आप देखो तो बाकी सब चीज़ें लगभग सेम होंगी। एंड अनफेवरेबल ज्योग्राफी पहला पॉइंट है। मैन पावर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, दूसरी पॉइंट है वो क्या है, मैन पावर बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। मैन पावर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। एंड तीसरा जो है वो पॉइंट क्या है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फाइनेंस लग रहा है, सो दीज आर थिंग्स। एंड इसीलिए जो बनाने की रिक्वेस्ट की गई है, याद रखिएगा, वो यही किया गया है कि आप ऐसा इनिशिएटिव बनाइए जिसमें कि आप चाइना को काउंटर कर सकें इन सब तरीकों से, ठीक है ना। चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव, एक्चुअली में साउथ एशियन इनिशिएटिव अभी एक इन्होंने कोविड के नाम पे रिलीज किया है चाइना ने, साउथ एशियन इनिशिएटिव। और साउथ एशियन इनिशिएटिव है ये चाइना ने किया है टू क्रिएट अ पैरेलल ब्लॉक इन साउथ अफ्रीका एंड एशिया इन द देयर। तो जो ये चाइना लेड इनिशिएटिव है साउथ एशिया इनिशिएटिव, नाम क्या है क्लियर कट बता दूं, चाइना लेड इनिशिएटिव है, साउथ एशिया इनिशिएटिव है, अटेम्प्ट बाय चाइना टू क्रिएट अ पैरेलल ब्लॉक इन साउथ एशिया टू काउंटर इंडिया। इंडिया को काउंटर करने के लिए एक पैरेलल ब्लॉक बना रहा है, ये बीआरआई जैसा ही रहेगा, लगभग बीआरआई जैसा ही रहेगा। और बांग्लादेश ने ये भी कह दिया इंडिया को कि भैया आओ और आप ज्वाइन करो इसको, ठीक है ना। इंडिया के लिए बोला है भारत ने कि आप इसको आकर के ज्वाइन करिए, ठीक है ना। बांग्लादेश ने कहा है कि इंडिया को भी सजेशन दिया कि भैया आप भी आके ज्वाइन कर लीजिए। अब चाइनीज इनिशिएटिव है, ऑब्वियसली बात है चाइनीज इनिशिएटिव है तो काफी ज्यादा इसका विरोध भी करेगा इंडिया एक तरीके से। अब ये जो इनिशिएटिव है बेसिकली इसका नाम है चाइना साउथ एशियन कंट्रीज इमरजेंसी सप्लाईज रिजर्व्स एंड अ पॉवर्टी एलिवेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट सेंटर। इसका पूरा नाम क्या है, चाइना पॉलिसी सेंटर कंट्रीज एंड रिसर्च। एंड देन इसके अलावा और क्या है ये चाइना लेड जो इनिशिएटिव, इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स बता दूं तो दिस इनिशिएटिव बेसिकली इंक्लूड्स चाइना साउथ एशियन कंट्रीज इमरजेंसी सप्लाईज रिजर्व एंड पॉवर्टी एलिवेशन एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर। इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, चाइना साउथ एशियन कंट्रीज इमरजेंसी सप्लाईज रिजर्व रहेगा एंड पॉवर्टी एलिवेशन एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी याद रखिएगा, ये जो आपका चाइना साउथ एशियन कंट्रीज ये जो ग्रुप बन रहा है इसका क्या नाम है, चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव। इसके मेंबर कौन कौन है, इसके मेंबर्स हैं चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, भूटान एंड मालदीव्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड इंडिया, भूटान एंड मालदीव सॉरी आर दी ओनली कंट्रीज विच आर नॉट पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। इंडिया, भूटान एंड मालदीव मेंबर नहीं है, इंडिया, भूटान, मालदीव्स मेंबर नहीं है, IBM याद रखिएगा, इंडिया, भूटान, मालदीव्स मेंबर नहीं है। मेंबर कौन कौन है, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, याद रखिएगा। इंडिया, भूटान एंड मालदीव्स मेंबर नहीं है, इंडिया, भूटान एंड मालदीव्स मेंबर नहीं है। एंड इमरजेंसी सप्लाई रिजर्व जो रहेगा वो जॉइंट स्टॉक पाइल रहेगा ऑफ इमरजेंसी सप्लाई, याद रखिएगा। चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव है ये। कंसर्न्स क्या क्या है, कंसर्न्स ये कि एक नया रीजनल ब्लॉक बन जाएगा एशिया में और बेसिकली सार्क का काउंटर का जैसा काम करेगा ये। एंड ये काउंटर ऑफ क्वाड भी काम करेगा, काउंटर ऑफ क्वाड का भी काम करेगा जिसमें हम मेंबर है, तो हमारी पावर कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगी इन फ्रंट ऑफ चाइना, ठीक है ना। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।